मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वीडियोस में मैंने और आपको नोट्स भी दिए थे कि शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 3 तरह से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा। तो उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं, प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं, अब आता है समास। 7th क्लास में आपने समास के बारे में पढ़ा था, मैंने भी आपको समास के बारे में पढ़ाया था। समास और हमारा जो मेन था उसमें हमने पहले द्वंद्व समास पढ़ा हुआ था, है ना। तो आगे हम और देखते हैं समास क्या, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। समास क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम मिला देते हैं और वो नए शब्द का निर्माण करते हैं, तब वह क्या कहलाता है? आपका समास। मतलब हम शब्दों को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, तो वह बन जाता है समास। अच्छा, इसमें बीच में मतलब शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, संक्षिप्तीकरण। ठीक है, हम इसमें बीच में क्या कर देते हैं? जो उनमें लगे हुए चिन्ह रहते, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में उपसर्ग प्रत्यय जब पढ़ाया था तब बताया था कि कोई भी सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को, जैसे शब्द होते हैं उनको हम वैसे ही यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमको उनको शब्द रूप में बदलना पड़ता है, उनमें विभक्तियां जोड़ी जाती है, तब वह सार्थक वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, सार्थक वाक्य बनते हैं। तो ये जो बीच की विभक्तियां होती हैं वो इसमें लोप हो जाती हैं, वो होता है समास। जो बनने वाला शब्द होता है वो क्या कहलाता है और समास क्या कहा जाता है, देखिए। तो इस तरह से परिभाषा क्या हुई समास की? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द, नया शब्द बना और सार्थक शब्द बना, मतलब वही पूरा आपका अर्थ बता देगा, ऐसा शब्द बना तो उसे क्या कहेंगे? समास। ठीक है, अब देखते हैं समास में 2 पद होते हैं, मतलब समास जो शब्द बना उसमें 2 पद मिलने से समास के शब्द बनता है। पहला पद जो होता है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद कहलाता है आपका उत्तर पद। यानी पहला जो शब्द है, पहला पद जो है वो पूर्व पद और दूसरा पद जो है वह उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, और उन दोनों के मिलने से जो सामासिक शब्द बना वह समस्त पद कहलाता है। पूर्व पद, उत्तर पद और इसके मिलने से जो शब्द बना वह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है? सामासिक शब्दों के बीच के संबंध, मतलब जो उनके बीच के वर्ड्स होते हैं, जो विभक्तियां होती हैं, जो शब्द हम जिनके द्वारा सार्थक वाक्य में उसको डालते हैं, तो वो शब्द जो बीच की विभक्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? मतलब बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। बताना, विभक्तियों के साथ उसको बताना, यानी सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना, बताना, उसे क्या कहेंगे हम? समास विग्रह कहेंगे। जैसे मैंने बोला कि राजपुत्र, ये समस्त पद कहलाया, सामासिक शब्द कहलाया राजपुत्र। अब यदि मैंने इसका विग्रह किया तो उसका अर्थ बनता है राजा का पुत्र। मैंने बीच में का लगाया, तो का लगाने से वो क्या हुआ? उसमें जो विभक्ति थी वो हमने ऐड की, यानी का ऐड किया, तो राजा का पुत्र स्पष्ट हो गया, उनके बीच में संबंध की है, राजा का पुत्र है, राजपुत्र। उसका अर्थ क्या निकला? राजपुत्र का, राजा का पुत्र। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके समास। और आपको हमने पढ़ाया भी था कि समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए आगे मैं आप लोग को यही 6 प्रकार के समासों के बारे में बताने जा रही हूँ। ओके, ठीक है, तो आगे हम इनको देखते हैं। तो समास के भेद देखेंगे हम। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। चौथा है द्विगु समास, पांचवा है कर्मधारय समास और लास्ट है, छठवा है तत्पुरुष समास। आगे मैं इनका डिटेल आपको बताने जा रही हूँ। हाँ बच्चों, देखिए इसके भेद। समास के मुख्य 6 भेद हैं। पहला है अव्ययीभाव समास। ठीक है,
तो जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय मतलब सब में यह यूज होता है, यानी सब में ऐसा ही रहता है, लिंग के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। और उसी का अर्थ प्रधान हो, और इसका ही अर्थ यहाँ पर मेन होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, या उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सामासिक पद क्या शब्द हैं, देखिए यथावधि, आजन्म, यथाशक्ति और प्रतिदिन। इनमें जो आगे के शब्द हैं वो इम्पॉर्टेंट है, यानी हम उसका विग्रह करते हैं, जब तोड़ते हैं उनको, तो वो होता है आपका यथावधि का हो जाएगा अवधि के अनुसार, आजन्म का हो जाएगा जन्म पर्यंत यानी पूरे जीवन भर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, जितनी आप में शक्ति है यथाशक्ति, प्रतिदिन प्रत्येक दिन। तो प्रति यहाँ पर मेन हो गया, इसका अर्थ यहाँ पर प्रधान है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास कहलाता है। आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, इसकी क्या पहचान हुई कि दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, वह क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। और पहला पद इसमें कोई ज़्यादा मतलब गौण होता है, उसका ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जो जब पूरा मिलता है तो वो तो मेन हो जाता है, लेकिन इसमें जो दूसरा है वह प्रधान होता है। इनके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। यहाँ पर जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक आपको याद होगा हमने पढ़े हैं पूर्व कक्षाओं में, कि जिनमें विभक्तियाँ लगती हैं, जैसे कर्म के साथ को, तो ये जो विभक्तियाँ होती हैं को, से, के लिए, जैसे आपको याद है कर्म कारक, करण कारक, संपदान कारक, अपादान कारक, है ना, तत्पुरुष, अधिकरण, ये सब कारक हैं और इनकी विभक्तियाँ भी साथ में थी, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये उनकी विभक्तियाँ भी हमने पढ़ी थी। तो इन विभक्तियों का यहाँ पर लोप हो जाता है और वह तत्पुरुष समास या सामासिक पद बनता है। इसके भी भेद हैं, जैसे उदाहरण है गंगा जल। अब इसमें दूसरा पद जल यहाँ पर प्रधान हो गया, क्योंकि गंगा का जल बताया जा रहा है, गंगा जल यानी गंगा का जल, है ना, तो वह क्या हो गया, गंगा का जल यानी गंगा जल, तो प्रधान हो गया जल। यहाँ पर जल महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वह गंगा का है, तो जल गंगा का महत्वपूर्ण हो गया, है ना, तो वह दूसरा पद। और इसमें बीच में जो का था वह यहाँ पर लोप हो गया, तो यह आपका कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। इसमें इसके प्रकार भी हैं तत्पुरुष समास के 6, जो हमने कारक में पढ़े वह इसमें है, जैसे कर्म तत्पुरुष, इसमें जो विभक्ति को होती है वह लोप हो जाती है। दूसरा है करण तत्पुरुष, इसमें भी जो विभक्ति से आती है, करण मतलब जो उसके कारण जो काम होता है, यानी मन से चाहा, मन के कारण वो काम हुआ, मन से चाहा, वो से आया इसमें, तो यह से विभक्ति यहाँ पर लोप हो गई। संप्रदान तत्पुरुष, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय मतलब उसके कारण वो काम हुआ, मार्ग के लिए हमने व्यय किया, मार्ग के लिए व्यय किया, उसकी वजह से, मतलब उसके लिए दिया हमने, उसके लिए, है ना। और अपादान तत्पुरुष यानी देश निकाला, जैसे देश से निकाला, किसके द्वारा ये चीज़ गई, कहाँ से गई, कहाँ से गई, है ना, तो देश ये अपादान हुआ, किस जगह से गई, कहाँ से, तो अपादान मतलब देना, तो से। संबंध तत्पुरुष, ये एक दूसरे का संबंध, यानी गंगा का जल, गंगा जल, ये एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, कहाँ का जल, गंगा का जल का। और अधिकरण तत्पुरुष राष्ट्र वाला, इसमें में विभक्ति होती है, नगर में वास, ठीक है। तो ये इसी के आधार पर तत्पुरुष समास के ये भेद बताए गए हैं आपको। इसके आगे हम देखते हैं कर्मधारय समास। जो समास विशेषण, विशेष और उपमेय उपमान से यहाँ पर विशेष की स्पेलिंग मिस्टेक है, विशेष, विशेषण, विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। कैसे? उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष आपको पता है, मतलब विशेषण क्या कहलाता है, विशेष क्या कहलाता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष, और जो उस शब्द की विशेषता वाले शब्द हैं वह विशेषण कहलाते हैं, है ना, ये आपने विशेषण में पढ़ा है।
और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की ये विशेषता बताते हैं, ये विशेषण कहलाते हैं। उपमेय उपमान का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के द्वारा उसकी बात करना, उसकी उपमा देना, वह उपमेय और उपमान कहलाता है। जैसे इसमें देखो चरण कमल, अब जब इसका हम विग्रह करते हैं तो वह क्या आता है, कमल के समान चरण। मतलब इसमें मेन आपको विशेषण और विशेष्य जरूर दिखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो कमल के समान चरण, मतलब चरण को किसके समान बोला गया है, कमल के समान। वो उसकी उपमा दी गई है कि चरण कैसे हैं, कमल के समान। और इसमें जो बीच का वो है विभक्ति के समान जो चीजें हैं वो लोप होती हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन मतलब आँख, आँख कैसी है, कमल के समान। कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक है। नील गगन, इसमें विशेषण विशेष समझ में आ रहा है। गगन कैसा है, नील यानी नीला। तो नीला है जो गगन, नीला है जो गगन यानी नील गगन। तो इसमें विशेषण और विशेष, उपमेय और उपमान आपको दिखाई देंगे। तो यह कर्मधारय समास हुआ। अब आगे आते हैं बहुब्रीहि समास पर। यह समास ऐसा है कि जिसमें जो सामासिक पद बनता है वो महत्वपूर्ण होकर किसी अन्य का महत्व बताता है, किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है। यानी अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं, मतलब न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा ही जो है पद अन्य अर्थ को व्यक्त करता है। वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। मतलब अन्य संज्ञा यानी कोई किसी और के बारे में उसकी विशेषता बताई जा रही है, किसी और के बारे में। वो शब्द यहाँ पर मेंशन ही नहीं है, वो संज्ञा यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन उसकी विशेषता के लिए शब्द है, तो वह सामासिक पद है आपका। जैसे दशानन, दश हैं आनन जिसके, यहाँ पर आनन का मतलब होता है सिर, तो जिसके 10 सिर हैं वो कौन हुआ, रावण। तो यानी तीसरे यानी संज्ञा के बारे में, रावण संज्ञा शब्द हुआ, तो इसके बारे में उसकी विशेषता बताई जा रही है कि दशानन। तो यह क्या कहलाया आपका, बहुब्रीहि समास। जैसे मतलब उसमें दोनों पद का कोई मतलब नहीं होता, तीसरी संज्ञा की विशेषता के बारे में बताया जाता है, तो यह बहुब्रीहि समास कहलाता है। पंचानन, 5 है मुख जिनके यानी शंकर जी। गिरिधर, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। ठीक है, तो यह बहुब्रीहि समास हुआ। अब आता है आपका द्विगु समास। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, यह बहुत इजीली समझ में आने वाला है, और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। ठीक है, मतलब एक समूह के बारे में बता रहा है। तो जैसे पंचवटी, इसका विग्रह करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा, 5 वट वृक्षों का समूह। पंचवटी ऐसी जगह जहाँ पर 5 वृक्ष हैं, वट के वृक्ष हैं, उसे पंचवटी कहा गया है, समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार, मिल रहे हैं, वहाँ मिल रहे हैं 4 रास्ते, है ना, 4 रास्ते वहाँ के मिल रहे हैं, तो वह चौराहा होगा, इसलिए उसको समाहार बोला। 4 रास्तों का समाहार। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। तो ये इजीली समझ में आने वाला समास है, द्विगु समास। लास्ट है द्वंद्व समास, ये आप पहले पढ़ चुके हैं 7th में द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें बीच में यदि हम विग्रह करते हैं तो हमें और, एवं, तथा या शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, और इसमें योजक चिन्ह का, इस सामासिक पद में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और विग्रह करने के लिए हमें इन शब्दों का इसमें प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हानि लाभ, हानि या लाभ, नर नारी, नर और नारी, है ना। तो ये इस तरह से ये आपके समास हुए कंप्लीट। और यदि कोई समास नहीं समझ में आता है किसी को तो आप उससे पूछ सकते हो। तो आप इसकी को और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा।